वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। व्याख्यान नंबर 3 गिल्लू। ये महादेवी वर्मा की बड़ी ही सुंदर सचित्र सांस्कृतिक से उत्प्रोत और दिल को छू जाने वाली कहानी है और व्याख्या में आप देखेंगे सोन जूही में आज डैश डैश इधर उधर देखने लगा। यहां तक जो है इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। रेखा चित्रा के आरंभ में लेखिका यानी महादेवी वर्मा अपने बगीचे में ताजा खिली हुई सोन जूही की पीली कली को देखकर पुरानी यादों में खो जाती है। सामान्यतः ऐसा होता है कि किसी वस्तु या स्थान के साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं और जब हम उन्हें देखते हैं तो अभ्यास अनायास ही यादें ताजा हो जाती हैं और हम अतीत में खो जाते हैं। वो यादें हमारे स्मृति पटल पर सिनेमा की तरह उभरने लगती हैं। हम उनमें ऐसे डूब जाते हैं कि उस समय के सुख दुख के भाव हमें आज भी घेरने लगते हैं। जहां लेखिका के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक समय था जब लेखिका को सोन जूही बहुत आकर्षक और सुंदर लगती थी, किंतु गिल्लू उसके मन पर ऐसी अमिट छाप छोड़ जाता है कि उसे भुला पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। उसकी याद सोन जूही से जुड़ी है क्योंकि वह छोटा सा जीव उसी की छाया में बैठा करता था और नजदीक आते ही लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। लेखिका गिल्लू की स्मृति में खो जाती है। उसे लगता है कि उस सुनहरी कली के रूप में वह लघु प्राण गिल्लू ही उन्हें चौंकाने के लिए आया है। निहायत संवेदनशील गिल्लू की याद से लेखिका का मन भर आता है। लेखिका को पहली बार गिल्लू निरीह स्थिति में दिखाई दिया था। वह शायद अपने घोंसले से गिरकर घायल हो गया था और कोई उस पर अपनी चोंचों से प्रहार कर रहे थे। लेखिका ने कौओं की प्रवृत्ति का उल्लेख करने के लिए छुआछुअबल शब्द का प्रयोग किया है। बच्चे आपस में एक दूसरे को छूने का खेल खेलते हैं, किंतु यहां इस शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में किया जा गया है। वास्तव में कौवे गिल्लू को चोंच मार मार कर खाने का प्रयास कर रहे थे। वह तो संयोग था कि लेखिका की दृष्टि पड़ी और गिल्लू को बचाया जा सका। यहां लेखिका ने कौओं के स्वभाव का वर्णन किया है। वो बताती है कि कौवा एक विचित्रा प्राणी है। विचित्रा इसलिए है कि यह जितने तिरस्कार पाता है उतना ही सम्मान भी पाता है। हम जानते हैं कि कौवा अपने काले रंग व कर्कश आवाज के लिए अपमानित होता है, लेकिन पितर पक्ष में उसे अपनेपन के साथ खाना भी खिलाया जाता है। वो बताती है कि कौवा एक विचित्रा प्राणी है। विचित्रा इसलिए कि यह जितना तिरस्कार होता है उसका उतना ही सम्मान भी होता है। इसके बाद 3-4 मास डैश 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 उसे कुतरता रहता है। यहां तक इसकी व्याख्या इस प्रकार बताई गई है। इससे पहले अंश में हमने देखा कि उपचार के बाद गिल्लू बच गया है। वह अपने स्वरूप से सबको चकित कर देता है। अब उसका नामकरण किया गया। उसकी पूरी प्रजाति को गिलहरी कहा जाता है। इसी साम्य पर लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। इस प्रकार जो नाम जातिवाचक संज्ञा के रूप में था वह अब एक प्राणी विशेष के नाम के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल गया। लेखिका ने गिल्लू के यौवन का चित्रण संकेत रूप में दिया है। वास्तव में जीवन की अवधि निश्चित होती है। पहले बचपन आता है, फिर युवावस्था होती है और उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है। गिल्लू के जीवन में भी किशोरावस्था और युवावस्था आती है और उसके व्यक्तित्व में एकदम से परिवर्तन दिखाई देता है। यह शरीर विज्ञान की स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस प्रकार का शारीरिक परिवर्तन पशु पक्षियों की भांति मनुष्य में भी पाया जाता है। लड़के लड़कियों में भी यह शारीरिक परिवर्तन आता है और उस स्थिति में उनके सोचने समझने के तरीके से लेकर व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन आता है।
उनमें उन्मुक्तता एवं स्वायत्तता के साथ साथ गंभीरता और जिम्मेदारी का भी बोध होता है। इस अंश में लेखिका ने इस बात की ओर इशारा किया है कि हमें परोपकारी होना चाहिए, हमारा हृदय विशाल होना चाहिए। पर दुख कातरता यानी दूसरे के दुख से दुखी होना एक बहुत बड़ा मानवीय गुण होता है। पशुओं के प्रति दया, सहानुभूति और मैत्री का भाव रखने से वो भी हमारी रक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी पशु को प्यार के साथ रखते हैं तो वह हमें अपना समझने लगता है, और हमारे ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो वह भी हमारी बेचैनी में बेचैन और दुख में दुखी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारे अधिकांश साहित्य में इस तरह का चित्रण मिलता है, जैसा कि महादेवी वर्मा ने गिल्लू के संदर्भ में दिया है। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में जब शकुंतला कण्व इस ऋषि के आश्रम से विदा होती है तो उसके वियोग में पशु पक्षी सभी दुखी होते हैं और खाना तक नहीं खाते। इसे ही सहानुभूति कहते हैं। जब किसी और का दुख हमारा दुख बन जाता है, गिल्लू का दुख महादेवी का दुख बन जाता है, और जब महादेवी अस्वस्थ हो जाती है उनके दुख में, स्वयं गिल्लू खाना नहीं खाता, सारे काजू उसके झूले में यूं ही जो के त्यों मिल जाते हैं। इसका उल्लेख हमें पाठ में आगे मिलता है। आपने देखा होगा कि कुछ पशु या पक्षी अगर आपसे घुल मिल जाते हैं तो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेखिका के साथ भी ऐसा ही होता है। गिल्लू उससे निकटता प्राप्त करने के लिए उछल कूद करता है। कभी वह तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता है, कभी लिफाफे में बंद हो जाता है। यह क्रिया हमें भी गिल्लू के प्रति सहृदय तथा आत्मीय बना देती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्चे के साथ खेल कूद कर रहे हों और वह अपनी मोहक अदाओं से हमें प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हो। इस अंश में लेखिका ने उसके नटखटपन का भी सहज चित्रण किया है, जो अत्यंत आकर्षक लगता है। इस अंश में लेखिका ने यह भी संकेत दिया है कि पशु भी अपनी भाषा में अपने दुख और सुख का आभास करते हैं या कराते हैं। हम उनकी भाषा को उनके संकेतों के आधार पर अथवा उनके हाव भाव के द्वारा समझ सकते हैं। वो या तो किसी प्रकार की आवाज निकालते हैं अथवा क्रियाओं के माध्यम से संकेत करते हैं। गिल्लू के चिक चिक करके अपनी भूख मिटाने की इच्छा जाहिर करने की प्रक्रिया का लेखिका ने बड़ी सजीवता और सहजता के साथ चित्रण किया है। इस अंश में लेखिका ने गिल्लू के 3 महीने के हो जाने पर उनमें आने वाले शारीरिक और व्यावहारिक परिवर्तन का बड़ा सुंदर और सांकेतिक चित्रण किया है। लेखिका ने गिल्लू के कमरे के बाहर और भीतर झांकने का जिक्र किया है, जिसके द्वारा वो संकेत करना चाहती हैं कि गिल्लू इस संसार की विचित्रता, संरचना यानी बनावट पर सोच विचार करने लगा है। इस उम्र में आकर सभी के भीतर बदलाव की स्थिति आती है, पशु पक्षियों में भी और मनुष्यों में भी। किशोर किशोरियों के मन में अनेक तरह की जिज्ञासाएं होती हैं और वे उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। गिल्लू का लेखिका को चौंकाने का प्रयास करना, पर्दे पर सर से चढ़ना उतरना आदि इसी प्रकार की क्रियाएं हैं। अपनी समझदारी को वह जिस रूप में अभिव्यक्त करता था वह लोगों को आश्चर्य में डालने वाला था। वह लेखिका के साथ इस प्रकार से व्यवहार करता था जैसे कोई मनुष्य करता है। इससे इस बात का भी पता चलता है कि पशु पक्षियों में भी मनुष्य की भांति महसूस करने की शक्ति होती है। फिर गिल्लू के जीवन का सोन जूही की पत्तियों में ये जो है यहां से लेकर के आपको व्याख्या मिलेगी। लेखिका ने गिल्लू के प्रथम बसंत की बात की है। जीवन का पहला बसंत प्रतीकात्मक प्रयोग है। हमारा जीवन बहुत कुछ ऋतुओं से भी जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम का हम पर अलग अलग रूपों में प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार बसंत ऋतु का हमारे जीवन में अलग ही महत्व है। यह ऋतु हमारे जीवन में उल्लास यानी खुशियां भर देती है। बसंत ऋतु प्रकृति और मानव जगत के नवीन विकास की प्रेरक है।
आपने देखा होगा कि बसंत में पेड़ पौधों और लताओं में नवीन कोपलें उगाती हैं, उनमें फूल आते हैं। फूलों के परागकण दरअसल उनके बीज होते हैं, जिनसे उस तरह के फूलों के नए पौधे विकसित होते हैं। कुछ वृक्षों लताओं में ये फूल फल में परिवर्तित हो जाते हैं। फल भी अपने भीतर बीजों को छिपाए होते हैं। तो इस तरह बसंत प्रकृति की संतति परंपरा को विकसित करने वाली ऋतु है। इसका प्रभाव प्राणी जगत विशेषकर मनुष्य पर भी पड़ता है। इस ऋतु में स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण बढ़ जाता है। लेखिका ने गिल्लू के माध्यम से पशुओं के भीतर पनपने वाले उस मूल भाव की ओर संकेत किया है। जब गिल्लू बड़ा होकर आजाद जीवन बिताने की इच्छा रखने लगता है, उम्र का यह पड़ाव मानव जगत को ही नहीं, पशु जगत को भी आजादी की ओर प्रेरित करता है। बाल्यावस्था प्राप्त करने वाला गिल्लू अब जाली से बाहर निकलकर मुक्ति के लिए या मुक्ति के वातावरण में विचरण करना चाहता है। मुक्ति की आकांक्षा मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणी जगत का मूल भाव है। संसार का कोई भी प्राणी बंद करके रहने में स्वाभाविक विकास नहीं कर पाता। आपने यह महसूस किया होगा कि आप जब किसी पालतू पशु को बांध देते हैं या कमरे में बंद कर देते हैं तो वह घुटन महसूस करने लगता है और उसे मुक्ति का प्रयास करता है। कई बार तो कुत्ते या कुछ बड़े पशु उस बंधन को तोड़ने के लिए आक्रामक भी हो जाते हैं। इसीलिए लेखिका गिल्लू के भीतर उठने वाली मुक्ति की आकांक्षा की आहट पाते ही उसे जाली के बंधन से मुक्त कर देती है और गिल्लू अन्य गिलहरियों के साथ अपना अंतरंग संबंध स्थापित कर लेता है। किंतु इस बीच भी वह लेखिका के स्नेह को भूल नहीं पाता और उसके कॉलेज से लौटने पर वह लेखिका के सिर से पैर तक दौड़ धूप करना नहीं छोड़ता। लेखिका ने इस अंश में यह संकेत दिया है कि पशु जगत के प्रति प्रेम का व्यवहार होने पर वे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं और उसे अपने क्रियाकलापों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यह सहज स्वभाव पशु जगत अथवा मानवेतर प्राणियों में भी वैसा ही होता है जैसा कि मानव जगत में मुक्ति की भावना में प्राणी की पहचान भी छिपी होती है। मुक्ति मिलते ही उसके व्यक्तित्व के भीतर ही चेतना जगने लगती है। लेखिका हमें गिल्लू के माध्यम से यह एहसास कराती है। आपने इस पाठ में पढ़ा है कि जैसे ही गिल्लू बंधन से मुक्त होता है उसमें नेतृत्व की भावना और क्षमता आ जाती है। वह गिलहरी समाज का नेता बन जाता है। उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है और इसे वह डाल डाल पर उछल कूद कर अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार लेखिका ने यहां बंधन और मुक्ति के अंतर को भी हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है। इस अंश में लेखिका ने मुक्ति को ही उचित बतलाया है, अर्थात हमारी सार्थकता इस बात में है कि हम मुक्ति का वर्ण करें, न कि बंधन का, क्योंकि मुक्ति हमें स्वावलंबी बनाती है और बंधन परावलंबी। मनुष्य की सार्थकता भी मुक्ति होने में है, लेकिन हमारी मुक्ति दूसरों की मुक्ति के साथ जुड़ी है, वह निरपेक्ष नहीं है। महादेवी ने गिल्लू को मुक्त करने की बात कही है। वो जाली खोल करके उसे मुक्त करती है तो वह अपने समूह की गिलहरियों से मिलता है। उसके व्यक्तित्व में इस प्रकार का बदलाव आ जाता है और वह बदलाव की अभिव्यक्ति का विभिन्न रूपों में करता है। इस प्रकार का बदलाव पशु पक्षियों में ही नहीं, मनुष्य में भी आता है। किशोर किशोरियां समूह में रहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं और किसी प्रकार की रोक टोक स्वीकार नहीं करना चाहते। अगली व्याख्या में मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं डैश डैश ठंडक में भी रहता है। महादेवी वर्मा को अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को पालने का शौक था। लेखिका को न केवल शौक था अपितु उनके प्रति अपार करुणा और स्नेह का भी भाव था। वे सभी के प्रति सम्मान स्नेह का व्यवहार करती थी, किंतु गिल्लू उनके लाड़ प्यार का विशेष अधिकारी था। यही कारण था कि महादेवी वर्मा की भोजन की थाली में सीधे मुंह लगाकर खाना खाने लगता है। अन्य पशु पक्षी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए गिल्लू एक अपवाद था। उसके विशिष्ट व्यवहार और क्रियाकलापों की वजह से लेखिका उसे खाने के लिए तो नहीं रोकती, पर उसे इस तरह का संस्कार प्रदान करना चाहती है जिससे वह एक सभ्य और सुसंस्कृति जीव के रूप में व्यवहार करे। इसलिए लेखिका उसे धीरे धीरे थाली में से ही निकालकर खाना सिखाती है और वह उसी के अनुरूप चावल का एक दाना उठाकर खाने लगता है। वह बहुत सफाई से खाता है, एक दाना भी जमीन पर नहीं गिरता।
गिल्लू के खाने का अंदाज भी अलग था और उसकी रुचि भी विशिष्ट थी। वह खाने में काजू विशेष रूप से पसंद करता था। काजू न मिलने पर या तो वह बाकी चीजें खाता ही नहीं था या उन्हें अपने झूले से नीचे फेंक देता था। किशोरावस्था में आपने अक्सर महसूस किया होगा कि यदि किसी को उसकी रुचि की कोई चीज मिल जाती है तो उसे बड़े प्रेम से और प्रसन्नतापूर्वक खाता है। यदि जो चाहिए वह नहीं मिलता तो मन खिन्न हो जाता है। आपने गिल्लू के संदर्भ में भी देखा कि वह किस प्रकार काजू न मिलने पर नाराज होता था। नाराज होने की आदत केवल मनुष्यों में ही नहीं है, अपितु पशु और पक्षियों में भी दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार लेखिका ने यहां जीव मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। पशुओं को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं होता क्योंकि उनकी दुनिया में यह सब नहीं है, किंतु लेखिका ने उसे शिष्टाचार सिखा करके उसे भी मानवीय व्यवहार से अवगत कराया। लेखिका ने यह भी संकेत किया है कि सामान्य शिष्टाचार का व्यवहार सबके लिए अपेक्षित है। किशोर जीवन में उन्मुक्तता की आकांक्षा होती है, किंतु वह निरंकुश या असंयमित नहीं होनी चाहिए। प्रेम ऐसा भाव है जो हमें महान बनाता है। लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू का उनके बालों को हौले हौले सहलाना प्रेम की उत्कृष्टता का अनुपम नमूना है। गिल्लू का यह सेवा भाव हमें विस्मित करता है और उसे हम अपना आत्मीय पात्रा मानने लगते हैं। अभी तक तो आपने गिल्लू की रुचि अरुचि के बारे में पढ़ा। आइए अब देखें कि गिल्लू के जीवन में आगे किस तरह का बदलाव आता है। लेखिका ने मनुष्य और पशु के बीच विकसित होने वाली संवेदनशीलता और सहानुभूति को बड़ी मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। लेखिका को मोटर दुर्घटना में चोट लग जाती है और कुछ दिनों के लिए उसे अस्पताल में रहना पड़ जाता है। इस बीच गिल्लू बहुत उदास और असहाय महसूस करता है क्योंकि जो आत्मीयता एवं प्यार उसे लेखिका देती थी वह किसी अन्य से नहीं मिलता। लेखिका का कमरा खुलने पर वह दौड़ता है, किंतु उसे न पाकर वह वापस अपने झूले पर जाकर बैठ जाता है। यहां तक कि लोग उसे काजू खाने के लिए देते हैं जो उसके खाने की सबसे प्रिय वस्तु थी, परंतु वह उन्हें भी जस का तस छोड़ देता है। इस अंश में गिल्लू मानवता की उस ऊंचाई को छू लेता है जो आज के समय में मनुष्य में भी शायद धीरे धीरे कम हो रही है। इस अंश के माध्यम से लेखिका और गिल्लू के बीच पनपने वाले प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार के वर्णन से लेखिका ने पशु के भीतर ऐसी मानवीय संवेदना और ऊंचाई भर दी है जिससे एक छोटा सा जीव महानता का अधिकारी बन जाता है और हमारे दिल को छू जाता है। मनुष्य और मनुष्यतर प्राणी के बीच विकसित होने वाले प्रेम की इस रेखा चित्र में अद्भुत अभिव्यंजना हुई है। बीमारी के समय लेखिका के सिरहाने बैठकर अपने छोटे पंजों से उसके बालों और सिर को सहलाने की क्रिया गिल्लू के भीतर छिपे उस भाव को व्यक्त करती है जिसमें दुख के समय मनुष्य और मनुष्यतर का भाव मिट जाता है। दोनों एक समान भाव भूमि पर स्थित हो जाते हैं और दोनों का दुख एक जैसा हो जाता है। इसी प्रकार गर्मियों में लेखिका की निकटता प्राप्त करने के लिए वह ऐसा अनोखा तरीका निकाल लेता है जो अपनी संवेदना में हमें गुदगुदाता है। उसके प्रति हम सहज ही आकर्षित हो जाते हैं, वह हमारा बन जाता है और हम उसके। पशु पक्षी अपनी समस्याओं का समाधान भी खुद ढूंढ लेते हैं। गिल्लू का सुराही के ऊपर लेट जाना इसी बात का प्रतीक है। वह गर्मी से राहत भी पा लेता है और लेखिका से निकटता भी पा लेता है। गिलहरियों के जीवन से विश्वास मुझे संतोष देता है। पिछले अंश में लेखिका ने गिल्लू के जीवन के विविध पक्षों का सुंदर चित्रण करते हुए उसके व्यक्तित्व के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित किया है। पाठ के अंतिम अंश में लेखिका ने गिल्लू के जीवन की अंतिम अवस्था का जिक्र किया है। इस पाठांश में लेखिका के जीवन का जो अनुभव है, जीवन के अनुभव का हमें पता चलता है जिसमें वह मानवीयतर जगत के बारे में गहरी मानवीय दृष्टि का परिचय देती है। गिल्लू की जीवन अवधि बहुत सीमित थी, कुल 2 साल की। इसीलिए जब उसके जीवन का अंत समय आया तो लेखिका के मन में उसके प्रति प्रेम ही नहीं, उसके बिछुड़ने का दर्द भी प्रकट हो उठा है। इस छोटे से जीवन में वह लेखिका को इतना प्रभावित करता है कि उसकी स्मृति उसके लिए अविस्मरणीय हो जाती है, अर्थात भुलाए नहीं भूली जाती। हम किसी की याद को यादगार बनाए रखने के लिए समाधि बनाते हैं,
आपने राष्ट्रपति महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी आदि की या कोई अन्य समाधि देखी होगी। गिल्लू की याद में लेखिका ने सोन जूही की लता के बीच एक समाधि बनवाई, क्योंकि गिल्लू को सोन जूही की लता सबसे अधिक प्रिय थी। उसकी मृत्यु के पश्चात लेखिका ने उसका झूला उतरवा कर रखवा दिया और खिड़की की जाली भी बंद करवा दी, जिससे बाहर निकलकर वह अन्य गिलहरियों से मिलने जुलने जाया करता था। इस अंश में लेखिका और गिल्लू के बीच आत्मीय भाव और वियोग जन्य उदासी का सुंदर चित्रण मिलता है। गिल्लू का 2 वर्ष का साथ लेखिका के जीवन को इस कदर प्रभावित करता है कि वह उसके असहनीय वियोग से दुखी होती है। उसकी स्मृति को अपने मन में स्थायी बनाए रखने के लिए वह गिल्लू की समाधि वहीं बनवाती है जहां वह छाया में छिपकर बैठता था और अचानक लेखिका के ऊपर कूदकर उसे चौंका देता था। अपने इस छोटे से जीवन में गिल्लू ने लेखिका के ऊपर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि वह उसकी स्मृति को कभी नहीं भुला सकी। जूही के उस पीले फूल में लेखिका को बार बार ऐसा आभास होता है कि कहीं फूल के ऊपर में गिल्लू ही हो तो नहीं, प्रकट तो नहीं हो जाएगा। गिल्लू की अविस्मरणीय, कभी न भूलने वाली याद उसकी स्मृति को हमेशा के लिए सजीव बना देती है। लगता है कि हमारी आंखों के सामने जीता जागता गिल्लू उछल कूद करते हुए हमें जीवन में सक्रिय रहने की प्रेरणा दे रहा है। लेखिका ने गिल्लू की मृत्यु का भी बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। आमतौर पर हम अपने किसी बहुत ही प्रिय की मृत्यु के बाद यह नहीं कहते कि वह मर गया, वह मर गई। सामान्यतः शिष्टाचार और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी हम उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे वे हमेशा हमेशा के लिए सो गए, भगवान को प्यारे हो गए, हमें छोड़कर चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया। लेखिका ने प्रेम के वशीभूत होकर के ही गिल्लू के लिए यह वाक्य प्रयोग किया है। वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। रेखा चित्र में लेखक शब्दों के माध्यम से किसी वस्तु या व्यक्ति का एक चित्रा बहुत करता है और अपनी भाषा शैली के कौशल से उसे जीवंत बना देता है। उसके शब्दों और वर्णन शैली में इतनी कलात्मक होती है कि हमारी आंखों के सामने उस वस्तु या व्यक्ति का समग्र चित्रा उपस्थित हो जाता है। इस रेखा चित्रा में भी लेखिका महादेवी वर्मा ने एक कुशल चित्रकार के समान छोटे छोटे चित्रों से गिल्लू का चित्रण करते हुए उसके भीतर छिपी संवेदनाओं को प्रभावशाली रूप में व्यक्त किया है। इस रेखा चित्र में उनकी शैली भावात्मक और विचारात्मक दोनों रूपों में मिलती है। पशु प्रवृत्ति के संबंध में उनकी निरीक्षण दृष्टि सराहनीय है। गिल्लू जैसे उपेक्षित प्राणी के चित्रा को अपने असीम स्नेह से रंगकर लेखिका ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि हम उससे एक गहरी आत्मीयता का अनुभव करने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस रेखा चित्रा की शुरुआत सोन जूही की लता में खिले पीले फूलों से हुई। इसे देखते हुए लेखिका को गिल्लू की याद आती है जो अब दिवंगत हो चुका है। फिर वह उसकी मिलने के दिन से मृत्यु तक की बातों का स्मरण करती है। अंत में पुनः उसी दृश्य से वर्तमान समय में लौटती है। इस प्रकार पीछे लौटने के तरीके को साहित्य और फिल्म की भाषा में फ्लैशबैक टेक्निक यानी पूर्व दीप्ति तकनीक कहा जाता है। इस रेखा चित्रा में इस तकनीक का बहुत ही सुंदर उपयोग किया गया है। इसके बाद अभ्यास के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न है महादेवी वर्मा के साहित्यिक जीवन की विशेषताएं बताइए और दूसरा प्रश्न आपका है गिल्लू की कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। एंड दैट्स इट फ्रॉम व्याख्यान नंबर 3, यानी तीसरा व्याख्यान आपका खत्म होता है। नमस्कार।